नमस्कार दोस्तों, मैं अभी अपने वेकेशन पे हूँ, अपने घर पे, अपने होम टाउन में। और कुछ देर पहले मुझे एक फ़ोन आया। मेरे साथ सेल कर चुका है वो आदमी, उसका रैंक बोसन है। कुछ शिप पहले मेरे साथ था वो, और उसको पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ी है, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर क्या आप मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो क्या। इमरजेंसी तो कुछ नहीं है घर पे, हेल्थ इश्यूज़ कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की बस ज़रूरत है उसको। सिमिलरली थोड़े दिन पहले, हफ्ता या 10 दिन पहले, मुझे एक मेरे जूनियर ऑफिसर ने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर मुझे पैसे की थोड़ी रिक्वायरमेंट, तो क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो क्या, थोड़ा पैसा फाइनेंस। और दोनों बंदे मुझे पैसा वापस देने की बात कर रहे हैं, दोनों बंदे पैसा वापस देंगे भी, ये मुझे पता है। लेकिन फिर मैं सोचने लगा कि जो बोसन है, आज 25-30 साल वो शिप पे जॉब कर रहा है, तो 25-30 साल जिस आदमी ने अपनी हड्डियाँ गलाई हो शिप की नौकरी में, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है किसी और से मांगने के लिए, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सिमिलरली जूनियर ऑफिसर जिसने जस्ट अभी अपना करियर शुरू किया है, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मर्चेंट नेवी इज़ अ ल्यूक्रेटिव करियर, ऐसा कहा जाता है। बहुत पैसा है, पैसे के लिए मतलब माना जाता है मर्चेंट नेवी करियर। तो मर्चेंट नेवी के बंदे जो इतने साल से काम कर रहे हैं, उनको ऐसे पैसे की ज़रूरत क्यों पड़ रही है किसी और से मांगने के लिए। तो फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया। मैंने कुछ अपने जो रिलेटिव्स है, अपने फ्रेंड्स है, मेरे एरिया में काफ़ी सीफेरर्स है, तो रेटिंग्स है बेसिकली। तो मैंने उनका लाइफ देखने की, या उनको जज नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने थोड़ा सा एक स्टडी किया, तो मैंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ सीफेरर्स जो है, मेजॉरिटी ऑफ रेटिंग्स जो है, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर दी सीफेरर बन के, जहाज़ पे अपना काम करके या दरिया में अपनी नौकरी करके पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाल दी। अपने बच्चों को भी इस करियर में लेके आए वो, लेकिन उनका कुछ ऐसा हाई फाई ऐसा लाइफस्टाइल कुछ हुआ नहीं। हाँ, उन्होंने घर बांधा, बच्चों की शादी की, हैंड टू माउथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताई, एक कंफर्टेबल अच्छी ज़िंदगी बिताई उन्होंने। मगर जो कहते हैं ना, वो लाइफ जिसको देख के अपने को लगे कि यार ये बहुत अच्छी लाइफ एकदम जी रहा है, हमको भी वैसे कुछ करना है, वैसा कुछ मुझे देखने नहीं मिला मेजॉरिटी ऑफ सीफेरर्स के मामले में। तो दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली इस टाइम में जहाँ पर लोग थोड़े घर पे फंसे हुए हैं, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम दूसरों की अच्छी ज़िंदगी पे फोकस नहीं करते, हम अपनी ज़िंदगी बेहतर या अच्छी कैसे बनाया जाए उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नवाफ, और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ का। जी हाँ दोस्तों, तो मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा जो है वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, जहाज़ पे कोई भी रैंक हो एप्लीकेबल है। लेकिन क्या होता है, जब तक एक ऑफिसर लेवल का आदमी सीनियर ऑफिसर पहुँचने तक वो खुद ही सीख जाता है उसको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और सैलरी उसकी काफ़ी अच्छी होने की वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ वहाँ गड़बड़ हो भी जाता है, तो भी उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स नॉर्मली नहीं होता है। लेकिन रेटिंग्स के साथ, क्रू मेंबर्स के साथ, AB, बोसन, OS, वाटरमैन, फिटर, ये रैंक्स के साथ ऐसा नहीं है। उनकी वो जहाज़ पे अपना टाइम निकालते हैं, अपना समय निकालते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। इट्स अ गुड सैलरी, उनके एजुकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड सैलरी, लेकिन सैलरी ऐसे एक्सपोनेंशियल नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इधर उधर अगर गड़बड़ी हो जाए तो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मैं रेटिंग्स को बोलना चाहूँगा। आप अगर एज अ रेटिंग ज्वाइन किए हो शिप पे, और आप अगर यंग हो, गाइज प्लीज़ कीप योर एम टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है, आप डेक ऑफिसर बनो, आप इंजन ऑफिसर बनो, आप जिस फील्ड में हो, लेकिन कीप योर एम टू बिकम एन ऑफिसर। आपने अगर क्वालिफिकेशन आपका है कि आप अगर इंडिया में एग्ज़ाम्स दे सकते हो, तो आप ज़रूर इंडिया में एग्ज़ाम्स दीजिए। और दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर भी मैं सुन रहा हूँ, हालांकि मेरा तो लाइसेंस इंडिया का है, लेकिन खबर सुन रहा हूँ कि जो UK में जाके एग्ज़ाम्स दे रहे थे, उनके लिए कॉलेज अब बॉम्बे में भी है। आप बॉम्बे में जाके क्लासेस कर सकते हो, और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ UK जाना है, तो आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। और दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में वो लक्ष्य होना चाहिए। आप अभी यंग हो, जहाज़ पे आप अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हो, तो क्या आप आपकी ज़िंदगी जहाज़ पे कम पैसे में क्यों गुजारना चाहते हो? आप में अगर कैपेबिलिटी है, तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। आप एग्ज़ाम दे के आपकी सैलरी जो है, आप सेम टाइम 1 महीना आप जो शिप पे अभी निकाल रहे हो एज अ क्रू,
एज ए AB, एज ए OS, एज ए मोटरमैन। आप जो 1 महीना जहाज़ पे निकाल रहे हो, आप थोड़ी मेहनत और करोगे तो आपको ऑफिसर में आप वही 1 महीना अगर जहाज़ पे निकालोगे फैमिली से दूर, घर वालों से दूर, तो आपको पैसा काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी आपके घर पे। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रू की जॉब ख़राब है या ऐसे कुछ, लेकिन अगर आप में वो लिमिट्स को पुश करने की हिम्मत है, ताकत है, तो आप ज़रूर करिए उस लिमिट्स को पुश, और आप ज़रूर अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करिए। और अगर दोस्तों एग्ज़ाम आप अगर काफ़ी सीनियर रेटिंग हो, अभी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, या आप अभी देना नहीं चाहते हो, आपका 20-25 साल ऑलरेडी जहाँ दरिया के नौकरी में निकल गया है और आप देना नहीं चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि आप आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, क्योंकि आपकी जो सैलरी है वही सैलरी रहने वाली है। आगे की जहाज़ की नौकरी कैसी है वो किसी ने अब तक देखा नहीं है ना। अपनी हेल्थ कैसी रहती है वो किसी ने देखा नहीं है। तो आज तक आपने जो कमाया है, अगर बचाया नहीं है अब तक, तो प्लीज़ बचाना अभी चालू करिए, और काफ़ी आसानी से बचाया जा सकता है ये पैसा। कम पैसा नहीं है जो हम एक क्रू अब जहाज़ पे कमा रहा है वो। तो दोस्तों मैं कुछ टिप्स दूंगा यहाँ पर आपको, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ यहाँ पर। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वो टिप्स ज़रूर लीजिए और अपने को फाइनेंशियली स्टेबल बनाइए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये एप्लीकेबल है अपने क्रू के लिए भी और अपने जूनियर ऑफिसर्स के लिए भी। ठीक है, मैं देखता हूँ यंग बच्चे जो है आजकल के, वो इमीडिएटली जैसे ही ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट सैलरी मिलती है उनको, तो मतलब काफ़ी लाइबिलिटीज़ बना लेते हैं अपने लाइफ में, जैसे एक्सपेंसिव कार होगी, एक्सपेंसिव बाइक होगी, या एक्सपेंसिव कैमरा हो गया, एक्सपेंसिव सेलफोन हो गया। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपको लेना है, आपको जो भी चीज़ लेनी है वो आप ले सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से, है ना। हम नौकरी करके ये सब अपने लिए नहीं ले पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या है उस नौकरी का। लेकिन दोस्तों जब आप ये सब चीज़ें खरीद रहे हो, तब प्लीज़ जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, एंड डोंट गो ओवरबोर्ड। आपके दोस्त ने खरीद लिया इसलिए आपको ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है आपको या नहीं है, ये आप सोचिए। हाँ, अगर आपके पास एबेंडेंस ऑफ फंड्स है, आपके बैंक में काफ़ी फंड्स है, या आप किसी बहुत बड़ी फैमिली से हो लेकिन शिप पे आप फिर भी एज अ जॉब कर रहे हो, आपको फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, यू कैन गो एंड बाय वॉट एवर यू वांट। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके पास है 1 लाख रुपया और उसमें से आप 80,000 रुपये एक सेलफोन पे डाल रहे हो, है ना, 20,000 रुपये सिर्फ अपने लिए रख रहे हो आप। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट बैलेंस। तो लाइबिलिटीज़ अपने लाइफ में कम करिए। आप यंग हो और आप जितनी लाइबिलिटीज़ कम करोगे अपनी लाइफ में, आगे जाके उतना ही आपको पैसा यूज़ करने मिलेगा आपके एजुकेशन के लिए, और देन आप एक पोजीशन पे आ जाओगे। उसके बाद आप जो चाहिए आपके लिए ख़रीद सकते हो। जब आपकी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाएगी, एक फाइनेंशियल स्टेटस हो जाएगा, तभी आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों पहला जो है, कोई भी रेटिंग हो या कोई भी जूनियर ऑफिसर हो या कोई भी पर्सन हो, इनफैक्ट उसको अपने लाइफ में इनिशियल स्टेज में, अगर आपके पास फाइनेंस कम है, तो अगर फाइनेंस बहुत ज़्यादा है तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर फाइनेंस कम है या आपको टाइट सिचुएशन है और आपको आगे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पानी है, तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ को कम या मिनिमम करिए और अपने एसेट्स को बढ़ाइए। अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है इसके ऊपर मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको 1 करोड़ वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा व्हाट आर एसेट्स एंड व्हाट आर लाइबिलिटीज़। तो आप ये देखिए। अभी तक आपने, ऐसा नहीं है कि अभी तक आपने अपने फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया होगा, आपने कहीं ना कहीं से कोई फाइनेंशियल एडवाइस तो सुनी ही होगी। तो आपने बेस्ट एडवाइस अब तक कहाँ से सुनी, क्या सुनी? आप सोचिए कि आपने वैसा बिहेव किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, चालू करिए बिहेव करना। और अगर बिहेव आपने किया है तो उसका आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ कि निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। तो आपने आज तक कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सुनी ही होगी, तो उसको आप फॉलो करिए। और अगर आपने अभी तक किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस नहीं लिया है तो आप जाके एडवाइस लीजिए। अपना पैसा उनके हाथ में मत दीजिए, बस उनसे एडवाइस लीजिए और आप अपने पैसे के खुद मालिक हो। आप सोचिए जो आपके लिए अच्छा है, डिस्कस करिए, दोस्तों से पूछिए और जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें आप इन्वेस्ट करिए, तो आपका जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छा हो जाएगा। फिर दोस्तों एक चीज़ ऐसी है कि हम लोग पैसा कमाते हैं और जहाज़ी ना बहुत भोला होता है, क्योंकि 7-8 महीना 9 महीना हम लोग जहाज़ पे होते हैं और अपना पैसा इधर होता है। और हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर एजेंट घूमते रहते हैं खुफिया, उनको पता चलता है कि ये जहाज़ी है, बहुत पैसा कमाता है, 9 महीने बाद जहाज़ से आता है या 4 महीने बाद जहाज़ से आता है, पैसा लेके आता है, फिर वापस जहाज़ पे जाता है। तो उनको ये एक लालच आती है, लालसा आती है कि इसका पैसा हम यूटिलाइज़ कर सके। और वो आपको है ना ऐसे फ्रॉड स्कीम्स या ये वो ऐसे स्कीम्स बताएंगे जिसमें आपको लगेगा अरे मेरे 1 लाख के 10 लाख हो जाएंगे, 20 लाख हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई भी स्कीम जो आपको समझ में नहीं आती और जो फटाफट पैसा बना रही हो या फटाफट आपका पैसा इंक्रीज़ कर रही हो,
ऐसी स्कीम में मत घुसिए प्लीज़। बहुत सारे घुस के इस स्कीम में रास्ते पे आ चुके हैं, तो ऐसी स्कीम में आप मत घुसिए। अगर आपको कोई भी धंधा समझ में आता है या उसका वर्किंग, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन समझ में आता है तो ही आप उसमें सोचिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बस लालच की वजह से कि 1 लाख के 10 लाख हो जाएंगे या 10 लाख के 50 लाख हो जाएंगे, ये लालच में आप अपना जहाज का खारा पानी पिया हुआ पैसा प्लीज़ मत डालिए। फिर बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, बहुत पैसा बनाते हैं या वॉट एवर इट इज़। आपको अगर स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, आप बिल्कुल उसमें पैसा इन्वेस्ट मत करिए। म्यूचुअल फंड्स और SIP में ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करिए, उसमें समझ रखने की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेस्ट स्टॉक्स चुनिए और उस पर अपना SIP चालू करिए। हर महीना आपका थोड़ा पैसा निकलता जाएगा और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वजह से आपको एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको 10 लाख वीडियोस मिलेंगे गूगल पे। लाइफ बहुत आसान है, आप थोड़ा सोचिए, बात करिए इससे उससे, आपके चाहने वालों से या आपके रिश्तेदारों से जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो उससे बात करिए, पूछिए अपना पैसा, लेकिन आप खुद ही इन्वेस्ट कर लेना अपना डिसीजन लेके। फिर दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग जहाज़ पे जब रहते हैं तब हमारा पैसा हम लोग कमाते हैं और वो अपने NRE अकाउंट में जाता है। ठीक है, फिर हम जब घर पे आते हैं अपनी छुट्टी के लिए 3 महीना 4 महीना 5 महीना जो भी हम छुट्टी अपनी घर पे मनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ATM में गया, NRE से पैसा निकाला, खर्चा कर दिया, है ना। उसके बाद ज़रूरत पड़ी फिर गया, खर्चा कर दिया, फिर ज़रूरत पड़ी फिर गया, खर्चा कर दिया। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ट्रैक रखना और अपने आप को बजट करना मुश्किल पड़ जाता है। तो दोस्तों एक सिंपल आइडिया ऐसी है कि मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने NRE अकाउंट से अपने NRO अकाउंट में खुद को हर महीना एक सैलरी देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, जैसे आपका भी NRE अकाउंट होगा तो आप और आपका NRO अकाउंट भी होगा, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि हम NREs को NRO अकाउंट रहना ज़रूरी है। तो मैं मैंने ऑटोमेटिक हर महीना अपने NRE अकाउंट से जो भी मेरा खर्चे का एक्सपेक्टेशन है हर महीने का, मेरा पर्सनल खर्चा हो गया या और कुछ खर्चे हो गए, घर का खर्चा हो गया, जो भी हो गया, वो पर्सनल खर्चा जो है मैं अपने NRE अकाउंट से मेरे NRO अकाउंट में सैलरी देता हूँ अपने आप को, अपने ही अकाउंट से। तो मेरे पास एक बजट है कि 1 महीना जो मेरा अभी मैं घर पे हूँ उसमें मेरे पास इतना पैसा आ गया ये महीने के लिए, तो उस पे से ही मुझे खर्चा करना है जो भी रहता है। तो अपने आप को मैं एक बजट कर लेता हूँ। ऑफकोर्स अगर कोई इमरजेंसी आती है या अगर ऐसी कोई चीज़ खरीदनी है या कुछ घर का काम करवाना है जो मेरे ऑलरेडी बजट में है या फोकस में है या ज़रूरी है, कंपलसरी है, तो मैं एडिशनल पैसे भी NRE से निकालता हूँ। लेकिन फालतू के खर्चे बस ATM स्वाइप करते गया, डेबिट कार्ड स्वाइप करते गया, वो सब मैं इसमें से नहीं करता हूँ, ताकि इससे काफ़ी अपना फाइनेंस जो है वो बच जाता है। तो अब शॉपिंग मॉल में चला गया तो मैं अपने NRO का जो ATM कार्ड है उसी को मैं स्वाइप करता हूँ, ताकि मेरा जो खुद का सैलरी आया हुआ है मेरे NRO अकाउंट में, मेरे NRE से NRO में, उसी में से मेरा खर्चा जो है चलते रहता है। और इससे दोस्तों यहाँ पर कंजूसी की कोई बात नहीं है, यहाँ पर ट्रैक रखना अपने अकाउंट का, अपने फाइनेंस का बहुत ज़रूरी है। हमको किसी और को नहीं दिखाना है कि अपने पास कितना पैसा है, अपने को अपने फैमिली और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसा बचाना है और अपनी ग्रोथ के लिए पैसा बचाना है, ताकि अपने को किसी और के पास कभी पैसे मांगने की ज़रूरत न पड़े और अपनी लाइफ जो है इतना मेहनत से जो काम कर रहे हैं उसके लिए अपनी लाइफ में जो कमाया हुआ पैसा है वो हम आसानी से खर्चा कर पाए, अपनी लाइफ अच्छी से जी पाए। यही अपना मोटिवेशन रखिए, यही अपना फोकस रखिए। फिर एक चीज़ जो है हेल्थ इंश्योरेंस, हमको तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कंपनी से, हमको और अपने फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है कंपनी से, राइट। लेकिन हमारे घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है, कोई ज़ईफ़ है, जिसके हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं किया हुआ है, तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस करिए। फालतू का खर्चा नहीं है हेल्थ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस मतलब मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे बाद में कितना मिलेगा। तो दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं है। आपके घर में अगर कोई सीनियर मेंबर है तो अगर जितना उसका एज कम है उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आसानी से आप उसका हेल्थ इंश्योरेंस बना सकते हो। तो आप एक 5 लाख 10 लाख कवर का हेल्थ इंश्योरेंस उसका बनाइए। उसके लिए नॉमिनल अमाउंट होता है, वो नॉमिनल अमाउंट ऑफ दीजिए और हर साल वो अमाउंट आपको देना है। आपको अगर कुछ क्लेम नहीं आए तो अमाउंट कम भी होता है। तो और अगर आपको मान लो आपके करियर में बीच में कभी है ना, आपके पेरेंट्स है या कोई भी आपके घर में थोड़ा सा एजड आदमी है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम तो आएंगी ही एज के साथ। तो अगर आती है ऐसी कुछ प्रॉब्लम तो आपको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। उस वक्त आपको आपके बैंक में से, अकाउंट में से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं फिर से कहूँगा एक बार कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ।
लेकिन दोस्तों प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट करिए अपने खर्चे, अपना इनकम, आप कितना आ रहा है कितना जा रहा है। और पिछले, अगर आप पुराने हो इस फील्ड में तो पिछले 5 या 10 साल का आप देखिए कि पिछले 10 साल आपने जहाज़ पे नौकरी की तो उसमें आपने कितना बनाया, कितना गंवाया, आपके पास कितना बचा हुआ है अभी। इसको इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, वरना हम जहाज़ पे आते रहेंगे जाते रहेंगे और उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा हमें, हमारे फैमिली को या हमारे बच्चों को। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए दोस्तों, और नीचे कमेंट्स में लिखिए अगर आपको और कुछ कमेंट्स लिखना है इसके बारे में या और कुछ सजेशंस या अच्छी सजेशंस। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजिंग का वीडियो नहीं था दोस्तों, ये बस आपको एक अवेयरनेस का वीडियो था कि फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलिए और फाइनेंस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए एज अ जहाजी। तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त नवाफ। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, जय हिंद।